हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कुमार आनंद अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अर्थ संवाद पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑल यू आर हार्टली वेलकम। आज के इस क्लास में कल जो क्लासेस हम लोगों ने पढ़ी थी उस क्लास का अगला हिस्सा उस क्लास के अगले हिस्से की चर्चा आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है। प्राचीन या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी गई थी उस परिभाषा के आधार पर जो उनकी परिभाषाओं की मुख्य विशिष्टता, मेन कैरेक्टरिस्टिक जो निकल करके आता है ना, उसी के संबंध में आज हम लोग अपने इस क्लास की इस सेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो पहली जो विशिष्टता है, जो प्राचीन या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है बच्चों, उसमें उसकी जो सबसे पहली विशिष्टता है, जो वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ली गई है जो सदैव स्वहित की भावना से प्रेरित होकर के केवल धन अर्जित करने के लिए और धन अर्जित करने के उद्देश्य से अपनी सभी क्रियाओं का संचालन करता है। ठीक है। तो आप लोगों की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, आप लोगों की परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, आर्थिक मनुष्य या इकोनॉमिक मैन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। तो ये जो एडम स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा है और उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को धन को केंद्र में रख करके जो परिभाषित करने का प्रयास किया है, उसी आधार पे उसी से अर्थ मानव या आर्थिक मनुष्य की संकल्पना हमारे सामने आती है। ये एक फैक्ट है जो कि आपकी परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। क्लियर। तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक मैन, ठीक है बच्चों। इकोनॉमिक मैन या आर्थिक मनुष्य क्यों कहा गया है? अर्थशास्त्र की परिभाषा करते समय एडम स्मिथ साहब स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई आर्थिक गतिविधि संचालित करता है तो वो परोपकार के अधीन होकर के नहीं करता है, वो मानवता के अधीन होकर के नहीं करता है, वो संवेदना के आधार पर किसी आर्थिक गतिविधि का संचालन नहीं करता है, बल्कि किस आधार पर करता है? सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के, अपने हित के लिए, अपना लाभ प्राप्त करने के लिए, धन अर्जित करने के उद्देश्य से वो आर्थिक गतिविधियों का संचालन करता है। ठीक है। तो कुछ न दाएं देखता है न बाएं देखता है, किस पर नजर उसकी रहती है? सिर्फ और सिर्फ पैसे पे, अर्थात धन पे, अर्थात वेल्थ पे रहती है। जहां से वेल्थ क्रिएशन होता है, जहां से धन का अर्जन होता है, जहां से आय का सृजन होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी उद्देश्य से और उसी प्रकार के कार्य को करने का वो प्रयास करता है। और इसीलिए जो संकल्पना है मानव की कि सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के आधार पर अपनी गतिविधियों का संचालन करता है, इसी दृष्टिकोण को आधार बना करके ही इस आर्थिक मनुष्य या इकोनॉमिक मैन की संकल्पना हमारे सामने आती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की सभी परिभाषाओं की जो मुख्य विशिष्टताएं हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से दूसरा क्या है बेटा? दूसरा यह है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन है। ठीक है। अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन है। क्लियर है? अध्ययन का केंद्र बिंदु, फोकस क्या है? केंद्र बिंदु वो है बेटा धन। धन ही वो प्रेरक है जो मनुष्य से उसकी सभी गतिविधियों का संचालन करता है। क्लियर है? तो धन को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र की परिभाषा दी ही गई थी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा। क्लियर है? तीसरा जो है इसमें जो विशेषता है कि धन का स्वभाव मनुष्य की तुलना में ऊंचा है। ठीक है। मतलब क्या है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी, एडम स्मिथ के अनुयायी जिनको हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं, जो एडम स्मिथ के विचारों के आधार पर ही अपनी चिंतन पद्धति या प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उन सभी लोगों ने धन को ही केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया। ठीक है। और इस संदर्भ में तीसरी विशिष्टता प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा जो धन को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, उसमें जो तीसरी विशिष्टता है उन सभी परिभाषाओं की, वो क्या है कि धन का स्थान मनुष्य की तुलना में ऊंचा है। लीजिए साहब, वही हमने आपसे बात कहा था कि धन जो है वो सभी प्रकार की चिंतन का केंद्र है, सभी प्रकार की गतिविधियों का केंद्र है, धन केंद्र में है। मनुष्य की तुलना में भी धन का स्थान एडम स्मिथ की और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की नजर में ऊंचा है। क्लियर है? और अगली विशिष्टता चौथी जिसको कहेंगे वो क्या है? सभी सुखों का आधार एकमात्र धन है। क्लियर है? तो आर्थिक मनुष्य की संकल्पना हो गई। और दूसरा क्या हो गया? अर्थशास्त्र को के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन है।
धन का स्थान मनुष्य से ऊंचा है और सभी सुखों का एकमात्र आधार धन है। कहने का मतलब है कि क्या है, धन ही धन है, धन ही सब कुछ है, ऐसा कहने का प्रयास प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रतिपादित करते समय की जाती है। और इसीलिए हम इस प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है, प्रतिपादित दी गई है, उन सबको एक समूह में रख लेते हैं और कहते हैं धन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा। क्लियर है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का जो है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा जो परिभाषा दी गई थी उसमें सबसे पहली आलोचना अगर हम करना चाहें तो कहेंगे कि भैया ये ऐसी परिभाषा है कि धन को ही सब कुछ माना गया है, धन को के ऊपर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है, ठीक है। और धन पर आवश्यकता से अधिक बल देने के कारण प्राचीन या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या जिसको हम संस्थापित अर्थशास्त्री कहते हैं द्वारा धन को ही साध्य मान लिया गया है। मतलब कि इनके विश्लेषण में और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण में साध्य क्या है बेटा? साध्य है धन। साध्य मतलब जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? धन। और मनुष्य जो है उसको साधन मान लिया है इन्होंने। मनुष्य जो है वो धन प्राप्त करने का साधन मात्र है, ठीक है। मतलब 99 के चक्कर में ऐसा फंसे थे ये एडम स्मिथ साहब कि धन को ही सब कुछ मान लेते हैं, मनुष्य का स्थान धन की तुलना में सेकेंडरी है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जिसके अगुआ एडम स्मिथ साहब थे, उनके नज़र में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की नज़र में अर्थशास्त्र की परिभाषा जो दी गई है उसमें धन जो है वो सबसे केंद्र में रखा गया है, उसका स्थान मनुष्य से भी ऊपर है और धन प्राप्त करना ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य होता है। और इसीलिए कहा गया है कि धन को क्या कहते हैं? ये साध्य है, ये इंड है, ठीक है। और मीडियम उसका क्या है? धन प्राप्त करने का साधन मात्र बन के रह गया है मनुष्य। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा का एक आप कह सकते हैं कि सबसे मूल कमी है, जहां से उनकी परिभाषा की सभी आलोचनाएं निकलती हैं। क्लियर है? उनकी परिभाषा में जितनी कमियां हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा जो प्रतिपादित की गई प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा एडम स्मिथ के नेतृत्व में, उसमें जितनी कमियां हैं उसका सोर्स क्या है बेटा? धन को केंद्र मान लिया गया है। और केंद्र मानने के कारण हम कह सकते हैं कि धन ही एकमात्र उनकी नजर में साध्य है। मतलब साध्य क्या है? इसी के लिए सब लोग प्रयास करते हैं और मनुष्य उस धन को प्राप्त करने का माध्यम मात्र बन के रह गया है। मनुष्य गौण है जबकि धन मुख्य है। मनुष्य गौण है, मनुष्य को क्या कहते हैं? सेकेंडरी है, गौण है। और क्या कहते हैं? धन मुख्य है। वेल्थ जो है वो सबसे प्रधान है, ठीक है। ये इनकी परिभाषा का प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा परिभाषा दिया गया है, उसका निष्कर्ष यही है। मतलब कि धन को प्राथमिक स्थान दिया गया है, धन से भी छोटा स्थान, कमतर स्थान जो दिया गया है वो मनुष्य को दिया गया है। क्लियर है? दूसरी आलोचना अगर हम करेंगे कि आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ली गई। इसके पहले जैसा हम लोगों ने विश्लेषण किया कि मनुष्य जो है जो भी काम करता है अपने लाभ को ध्यान में रख करके करता है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे मनुष्य को हम लोग आर्थिक मनुष्य कहते हैं। आर्थिक मनुष्य की कल्पना प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा, खासकर एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा की मुख्य विशिष्टता है। उससे वो संकल्पना निकल कर आती है। मनुष्य के बारे में जो संकल्पना आती है, बनती है ना, चित्र बनता है, वो एक ऐसा आर्थिक मनुष्य है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। उसकी नजर में और किसी चीज का कोई स्थान नहीं है, कोई महत्व नहीं है। क्लियर है? तो आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ली गई है, दूसरी आलोचना इनकी है। और आर्थिक मनुष्य क्या करता है? आर्थिक मनुष्य की कल्पना जो कर ली गई है उसके अनुसार मनुष्य केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर के ही कार्य करता है तथा उसके सभी कार्य केवल धन प्राप्ति के उद्देश्य से होते हैं। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है जो आर्थिक के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक प्रेरणाओं से भी संचालित होता है। दया, प्रेम, दान, धर्म, ठीक है, संवेदना, इससे भी संचालित होता है। क्लियर है? तो वो मनुष्य केवल आर्थिक मनुष्य नहीं है, मनुष्य के व्यक्तित्व का एक पक्ष मात्र है, उसका जो आर्थिक पक्ष है, ठीक है। उसके अतिरिक्त उसका व्यक्तित्व अन्य घटकों से संबंध मिलकर के बना होता है। तो और इनकी परिभाषा की कमी क्या है? पूरे मनुष्य को जो है आर्थिक मनुष्य मान लेते हैं। उसके सभी सोच, सभी विचार, सभी कृत्य जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द ही संचालित होता है, अर्थ के लिए ही संचालित होता है। इसीलिए ऐसे मनुष्य को हम लोग आर्थिक मनुष्य कहते हैं। तो इस आर्थिक मनुष्य की कल्पना से जो परिणाम आया ना समाज के ऊपर, वो क्या आया कि उद्योगपतियों और पूंजीपतियों, जिनके पास ज्यादा पैसा था, जमींदारों,
इनके द्वारा मनुष्य का शोषण किया जाने लगा। मनुष्य मतलब जो पूंजीपति, जो उद्योगपति अपने कारखाने में, अपने उद्योग में श्रमिकों को नियोजित किए हुए हैं, एम्प्लॉयड किए हुए हैं, ऐसे लोग अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, क्योंकि कहते हैं धन ही सब कुछ है, तो इससे जो है एक आधार मिलता है कि धन ही सब कुछ है, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित किया जाना चाहिए। क्लियर है? तो जो उद्योगपति थे, जो पूंजीपति थे, उनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के क्रम में श्रमिकों का, श्रमिक कौन होते हैं? मनुष्य ही होते हैं। तो श्रमिक अर्थात मनुष्यों को के शोषण का एक आधार प्राप्त हुआ पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, जमींदारों को। ठीक है, और इस कमी के कारण ही मार्क्सवाद का उदय होता है। ठीक है, जिन्होंने पूरे समाज को दो वर्गों में बांट लिया था, एक पूंजीपति वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग। ठीक, और ये जो पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग का जो विभाजन है, या जो इसका जो आविर्भाव है, ये जो हमें जो दिखाई देता है, ये इसी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार का परिणाम था। क्लियर है? दूसरा जो है वो है अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है, उसमें मात्र भौतिक संपत्ति को ही धन स्वीकार करने के कारण सेवाओं, मतलब अभौतिक वस्तुओं को वो धन मानते ही नहीं है, उसके ऊपर विचार ही नहीं करते हैं, भौतिक संपत्ति के बारे में ही वो केवल विचार करते हैं। तो जो सेवाएं हैं, अर्थात अभौतिक वस्तुएं जिनको हम लोग सेवा कहते हैं, को धन के अंतर्गत शामिल ही नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो उत्पादन होता है आर्थिक गतिविधियों में, जितना जो उत्पादन होता है ना, वो उत्पादन किन किन चीजों का होता है बेटा? बेसिकली होता है कि वस्तुओं का उत्पादन होता है, गुड्स का, और सेवाओं का उत्पादन होता है। और इनकी परिभाषा में सेवाओं को शामिल ही नहीं किया गया है, केवल किसको शामिल किया गया? वस्तु को शामिल किया गया है। तो वस्तुओं को मात्र शामिल करने के कारण, या भौतिक संपत्ति को मात्र अपने विवेचना में शामिल करने के कारण ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर देते हैं। ठीक, एक बात ध्यान में रखिएगा कि एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी ना, वेल्थ ऑफ नेशन, इसका समाज पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। निम्न स्तर पे समाज कई स्तरों पे वर्गीकृत होता है, विभाजित होता है, सभी स्तरों पे एडम स्मिथ की इस पुस्तक का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। और इसलिए जो उस समय की चिंतन पद्धति थी, उसमें लोगों को जस्टिफाई करने का ये आधार मिला कि हाँ भाई, धन कमाना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। तो धन जितना ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे, हर वो काम जो जिसमें ज्यादा धन अर्जन हो रहा है वो अच्छा काम माना जाएगा। और इस क्रम में तमाम तरह की विसंगतियां समाज में उत्पन्न हुई। ठीक है, और यही कारण है कि तत्कालीन समाज सुधारकों तथा बुद्धिजीवियों के द्वारा इस रूप में परिभाषित अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान, ठीक है, कुबेर की विद्या, रोटी मक्खन का विज्ञान, धन को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के कारण अर्थशास्त्र को जो उस समय के प्रबुद्ध वर्ग थे, वो धन को केंद्र में रख करके जो अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया, उसके कारण इसको जो है कई प्रकार की संज्ञा दी जाने लगी, आलोचना के रूप में, व्यंग के रूप में, कि अरे भाई ये तो क्या है, ये घृणित विज्ञान है, घृणित विज्ञान है। ठीक है, ये कुबेर की विद्या है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो कुबेर की विद्या हो गई। उसके बाद से क्या है? रोटी मक्खन का, रोटी मक्खन संबंधी विज्ञान, ब्रेड बटर रिलेटेड साइंस। क्लियर है? तो इसी आधार पर इस धन को केंद्र में रख करके प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के प्रयास में जो है उस समय के जो आलोचक थे इस परिभाषा के, उसको घृणित विज्ञान कहा, कुबेर की विद्या कहा, और रोटी मक्खन का विज्ञान इत्यादि की संज्ञा देकर के इसकी आलोचना की गई। ठीक है, इसमें कौन थे? जॉन रस्किन थे। जॉन रस्किन जो है बहुत प्रसिद्ध विचारक रह चुके हैं। थॉमस कार्लाइल स्कॉटलैंड के थे। चार्ल्स डिकिंस, ये सब लोग जो है इन्होंने इसकी आलोचना इन आधारों पर की है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में कौन कौन से मुख्य अर्थशास्त्री हैं, यह भी परीक्षा में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में जो मुख्य नाम हैं उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी आपसे ना परीक्षा में प्रश्न पूछ जाता है, निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है, या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के संप्रदाय में, या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समूह में, या क्लासिकल इकोनॉमिक्स स्कूल में कौन से निम्न विकल्प में से कौन से अर्थशास्त्री इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, पहले हम लोग लिखेंगे क्या? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब तो इसमें है ही, सबके अगुवा थे। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, कौन है? डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो, इन लोगों का अर्थशास्त्र के विचार पद्धति में शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज भी हमको अपने सिलेबस में इनके विचारों को पढ़ना है, इनके द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों को पढ़ना है। क्लियर है?
तो डेविड रिकार्डो हो गए, एडम स्मिथ हो गए, माल्थस हो गए, मिल हो गए, ये सब लोग क्या है, ये मुख्य प्रमुख जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। मिल मतलब जेएस मिल, इनके पिताजी का भी नाम जो है शामिल होता है, लेकिन वो समर्थक में थे, जेएस मिल। नासो विलियम सीनियर, नासो विलियम सीनियर, ठीक है। ये उतने प्रसिद्ध तो नहीं हैं क्योंकि हम लोग इनके सिद्धांतों को उतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी नासो विलियम सीनियर उस समय प्रमुख विचारक थे जिनकी गणना प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में होती थी। तो जो कोर ग्रुप था ना, जो कोर ग्रुप था उसमें ये लोग शामिल थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का जो मुख्य समूह था उसमें ये लोग शामिल थे। अंतिम नाम लिख लीजिए, जर्मी बेंथम। हालांकि इनको सुखवादी भी कहा जाता है, लेकिन इनकी विचारधारा जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समीप थी। क्लियर है। फ्रांस में अगर बात करें, ये सभी कौन थे, ये सभी लोग जो है वो इंग्लैंड के निवासी थे। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि निम्न अर्थशास्त्री किस देश के निवासी थे, तो आप कहेंगे कि सर ऐसा प्रश्न भी पूछता है क्या? अरे भाई कंपटीशन है, जहां वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के आधार पर प्रश्न पत्रों को तैयार किया जाता है, उसमें वैसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन डालो कि 10 12 15 प्रश्न में से 10 12 15 प्रश्न 20 प्रश्न कम से कम ऐसे रहें जो कि अधिकांश अभ्यर्थियों को, अधिकांश एस्पिरेंट्स को ना आए। ठीक है, तभी तो वो छांटेंगे ना। सभी लोग एक बराबर कर लें, मान लीजिए कि 10,000 लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, सीट है 100 अगर, और 10,000 में से हम उनको 1,000 अभ्यर्थियों को लेना है और पेपर आसान है, या 10,000 में से जो है 8,000 सभी एक ही लेवल पे हैं, कैसे उनको करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कैसे उनको जो है पिक करेंगे? तो इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे रहते ही रहते हैं जो आपको उलझाते हैं। ठीक है। फ्रांस, ये सभी क्या है, ये सभी इंग्लैंड के रहने वाले हैं। एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए, माल्थस हो गए, जेएस मिल हो गए, नासो विलियम सीनियर और जर्मी बेंथम, ये सभी बच्चों ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है। फ्रांस के एक अर्थशास्त्री थे जेबी से, ये भी मुख्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां से शुरुआत ही होती है। आय और रोजगार निर्धारण का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसकी आधारशिला ही जेबीसी के विचारधारा पर या विचार पर आधारित है। क्लियर है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समूह में इनका नाम जो है विशेष रूप से शामिल है। ठीक है। इनकी महत्ता, इनकी उपयोगिता, इनका प्रभाव सबसे ज्यादा है, इसलिए ये कोर ग्रुप में शामिल है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के। क्लियर है। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के इस समूह के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा तो विचार प्रतिपादित किए गए थे आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक विश्लेषण में। ठीक है। उसका समर्थन जेम्स स्टुअर्ट मिल ने भी किया था। जेम्स स्टुअर्ट मिल कौन है? ये जॉन स्टुअर्ट मिल या जेएस मिल के पिताजी थे। क्लियर है। जेम्स रैमसे मैकुलस आदि, मतलब जेम्स स्टुअर्ट मिल, जेम्स रैमसे मैकुलस, ये लोग जो हैं ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की जो विचार पद्धति थी उसके प्रबल समर्थक थे। ठीक, क्लियर है। अच्छा, अब एक प्रश्न ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि केन्स ने किन अर्थशास्त्रियों को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री माना है? केन्स ने किन अर्थशास्त्रियों को, ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि निम्न में से कौन केन्स के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समूह में शामिल है? या फिर इसी को दूसरे स्वरूप में पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री केन्स के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समूह में शामिल नहीं है या क्लासिकल स्कूल में शामिल नहीं है। ठीक है। तो केन्स क्या कहते हैं? केन्स कहते हैं कि रिकार्डो के अनुयायी, ठीक है, ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समूह में शामिल हैं। और इसमें कौन कौन है? डेविड रिकार्डो हैं, जेम्स स्टुअर्ट मिल हैं, एल्फ्रेड मार्शल हैं, फ्रांसिस सिद्रो एजवर्थ, या जिनको हम एजवर्थ केवल कहेंगे, आर्थर सीसिल पिगू, या जिनको हम एसी पिगू कहते हैं, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के रूप में मान्यता देते हैं केन्स की। ये सभी जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है। मतलब क्या कि नियो क्लासिकल, वो कहते हैं, केन्स क्या कहते हैं कि 1936 में उनकी केन्स की पुस्तक जो है बेटा, केन्स की जो बुक है जनरल थ्योरी जो है, जनरल थ्योरी जो है बेटा, वो कब प्रकाशित होती है या कब पब्लिश होती है? ये भी परीक्षा में आपकी प्रश्न पूछा गया है। 1936, 1936 वो वर्ष है जब बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक जिसने अर्थशास्त्र की विचारधारा को एकदम बदल दिया, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के प्रभाव में जो अर्थव्यवस्था संचालित होती थी, जो नीतियां बनती थी, जो नए सिद्धांत, विचार, संकल्पना इत्यादि प्रतिपादित होती थी, सब पे बहुत बड़ा, बहुत गहरा प्रभाव किसका था? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जिन विचारों को प्रतिपादित किया था उसी का था। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उन्हीं के द्वारा दिए गए सिद्धांतों और विचारों के ऊपर संचालित हो रही थी। लेकिन जब 1929 की मंदी आई है ना, उस मंदी में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित विचार धराशायी हो गए।
मंदी को दूर करने के लिए जो जो प्रयास या जो जो उपाय बताया गया प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा, वो कोई काम में नहीं आया। और काम नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि अरे भाई ये तो बेकार विचारधारा है, इसके आधार पे तो जो है हमारी अर्थव्यवस्था का संचालन बेहतर तरीके से संभव ही नहीं है। जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं इस विचारधारा के आधार पर दूर ही नहीं हो रही हैं, उसकी कोई रेमेडी ही नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में ही आते हैं जॉन मेनार्ड केन्स और उनकी पुस्तक प्रकाशित होती है जनरल थियरी, जो कि अर्थशास्त्र की विचार पद्धति में क्रांतिकारी बदलाव लाती है। कम समय में जब व्यापक परिवर्तन होता है ना, तो उसको हम क्रांतिकारी बदलाव कहते हैं। ठीक है, तो 1936 में जब इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है तो केन्स कहते हैं कि 1936 से पहले के सभी अर्थशास्त्री क्या थे, वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ही थे। ऑल दे वर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, और इस श्रेणी में तमाम लोग शामिल हैं, जिसमें आप जाहिर सी बात है कि पीगू और मार्शल भी शामिल हैं। जबकि ये क्या है, ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। और आप लोग एक फैक्ट और दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपके परीक्षा में आएगा कि नियो क्लासिकल स्कूल की स्थापना या संस्थापक अर्थशास्त्री कौन थे, नियो क्लासिकल स्कूल की स्थापना करने वाले अर्थशास्त्री या संस्थापक अर्थशास्त्री कौन थे, तो आप क्या कहेंगे बेटा? आंख बंद करके वहां पे जितने विकल्प दिए होंगे मार्शल लगाइएगा। मार्शल नहीं होगा तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं अगर दिया होगा तो वही लगाइएगा। क्लियर है? मार्शल साहब ने जो है वो 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की नींव रखी थी, नियो क्लासिकल। ठीक है, तो चलिए अर्थशास्त्र में जो है वो संस्थापक कहिए, प्रतिष्ठित कहिए या क्लासिकल कहिए, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? आज मैं आपको कई फैक्ट्स ऐसा बता रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है बच्चों। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछ ले कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र, ठीक है, ये क्लासिकल जो शब्द है ना, प्रतिष्ठित मतलब क्लासिकल, ये शब्द सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया था? प्रथम प्रयोग इस शब्द का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसने किया था? कौन फाउंडर था? किसने इसको जो है शुरू किया था? वो था बेटा कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में संस्थापक या प्रतिष्ठित या क्लासिकल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति मार्क्स महोदय थे। मार्क्स ने संस्थापक अर्थशास्त्र या क्लासिकल इकोनॉमिक्स का प्रयोग रिकार्डो तथा उनके पूर्ववर्तियों, जिनमें एडम स्मिथ भी शामिल थे, के लिए किया था। क्लियर है? तो क्लासिकल अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो है या क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, उसमें कौन कौन से मुख्य अर्थशास्त्री वस्तुतः हैं, उसके समर्थक अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं, केन्स के अनुसार कौन कौन से अर्थशास्त्री क्लासिकल इकोनॉमिक्स के समूह में, क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के समूह में शामिल हैं, ये हमने आपको बताया। और ये साथ में ये भी बताया था कि इस शब्द का, क्लासिकल या प्रतिष्ठित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किया गया था? तो वो कौन थे? वो कार्ल मार्क्स साहब थे। इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा पहली हो गई। ठीक है, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित परिभाषा इसी श्रेणी में आती है। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसको शुरू करने का श्रेय मार्शल को है, या मार्शल इसके जो सबसे मुख्य अर्थशास्त्री हैं इस वर्ग के अर्थशास्त्रियों में। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा, जो कि रॉबिन्स साहब ने दिया था, लियोनल रॉबिन्स, लॉर्ड लियोनल रॉबिन्स। ठीक है, अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा सैमुअल्सन ने दिया था। और अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा कल चर्चा कर रहे थे हम लोग, ये जेके मेहता ने दिया था। किसने दिया था? जेके मेहता। अगर पूरा नाम पूछ ले, जैसे मान लीजिए आप जेके मेहता पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आप क्या गया, जमशेद का एक खुसरो मेहता, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, या किस प्रकार के आर्थिक विचार इनके थे, या प्रमुख आर्थिक विचार इनके कौन कौन से थे? कुल मिलाकर के ये जेके मेहता शॉर्ट नाम है, जमशेद काई खुसरो मेहता इनका पूरा नाम है। क्लियर है? और इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है, जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। क्या? अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की 5 श्रेणियों में जो जितनी परिभाषाएं की गई हैं, उनकी 5 श्रेणियां की गई हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक,
इसकी चर्चा हम लोगों ने बेहतर तरीके से की, बड़े विस्तार में की। क्लियर है? अब हम लोग चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषाएं। ठीक है, तो इस अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा के कारण जो आर्थिक चिंतन में, आर्थिक व्यवहार में जो कमियां दृष्टिगत हुई और उसका प्रभाव जो समाज में पड़ा नकारात्मक, उन सभी को दूर करने का प्रयास मार्शल ने किया था। और उनके द्वारा जो प्रयास किया गया था अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का, वो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा कहलाई। और अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देने में मार्शल के साथ साथ अन्य मुख्य अर्थशास्त्रियों ने भी तत्कालीन समय में योगदान दिया, लेकिन नेतृत्वकर्ता या सबसे मुख्य व्यक्ति, इस श्रेणी की परिभाषा को देने वाले सभी अर्थशास्त्रियों में सबसे मुख्य नाम किसका है बेटा? मार्शल का है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल के द्वारा दी गई थी। अगर हम आपसे पूछें या आपकी परीक्षा में आ जाए कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का काल क्रमानुसार निर्धारण कीजिए, मतलब जब जब अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई थी उसके आधार पर उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये जो इवैल्यूएशन इन द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, उसमें हमने आपको बताया कि सबसे पहले वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन दिया गया था इन 1776, सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे वेलफेयर डेफिनेशन दिया गया था इकोनॉमिक्स का, वो 1890 में दिया गया था। से शुरुआत हुई थी। स्कैसिटी रिलेटेड डेफिनेशन दिया गया था, वो लॉर्ड लियोनल रॉबिन्स के द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था बेटा 1932 में। ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन जो था वो 1948 में दिया गया था। और इनका जो है अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा जो है उसको प्रतिपादित किया था किस वर्ष में? जेके मेहता ने 1936 में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की धन केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार जो निष्कर्ष निकलता है उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है। और स्वार्थ क्या है? धन अर्जन करना, धन प्राप्त करना, संपत्ति में वृद्धि करना। न सिर्फ धन अर्जन करना बल्कि अधिक से अधिक धन अर्जन करना, यही उद्देश्य हर व्यक्ति का है, ऐसा स्मिथ साहब कहते हैं। क्योंकि स्मिथ ने अपनी परिभाषा में धन को सर्वोच्च स्थान दिया है। और इस प्रकार स्मिथ और उनके अनुयायियों, जिनको सामूहिक रूप से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं, एक स्वार्थी व्यक्ति को स्थापित किया, जिसकी ऐसे स्वार्थी व्यक्ति की स्थापना की जो सिर्फ धन के लिए प्रयास करता है, जिसकी नजर में धन ही सर्वोच्च है ना। और उसकी समस्त गतिविधियों का एकमात्र केंद्र क्या है? धन है। इस संबंध में स्मिथ का प्रसिद्ध कथन है कि हमें जो भोजन प्राप्त होता है, हमें जो भोजन में ब्रेड प्राप्त होता है, वो नानबाई या जिसको बेकर कहते हैं उसकी कृपा से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसके स्वार्थ को प्रेरित होकर के प्राप्त होता है। मतलब जो बेकर हमको ब्रेड प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है ना, वो इसलिए नहीं करता है कि ये भी इंसान है, खा लेगा तो जिंदा रहेगा, इसको एनर्जी मिलेगी, हमको कुछ पुण्य मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो कहते हैं कि वो बेच करके लाभ प्राप्त करने के लिए हमको उपलब्ध कराता है, उसके बदले में वो मनी या एक्सचेंज में वो जो मुद्रा लेता है वो उसके लाभ को दर्शाता है, और लाभ प्राप्त करने के लिए ही वो इस प्रकार की गतिविधि को संचालित करता है कि ब्रेड बनाता है और हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, जिसको संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं? वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं, में का केंद्रीय विचार क्या था? स्वार्थ हित था। मतलब अपना और केवल अपना हित, और वो हित कैसा? अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, अर्थात सदैव अपना लाभ देखना और केवल लाभ प्राप्ति के लिए ही कार्य करना। व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ को केंद्र में रखने के कारण ही स्मिथ और उनके अनुयायियों द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को धन केंद्रित परिभाषा कहा जाता है। क्लियर है? और यही से आर्थिक मनुष्य, इकोनॉमिक मैन की संकल्पना जन्म लेती है। तो अब हम आते हैं बच्चों अर्थशास्त्र की मार्शल की परिभाषा। मार्शल की परिभाषा, मार्शल ने जो अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था उसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक, तो जैसा अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को केवल धन का अध्ययन सिद्ध कर केवल उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, जिसके कारण क्या? जिसके कारण समाजवादी, इतिहासवादी आदि विचारकों ने, जिसमें सेंट साइमन प्रोधास, सिस्मॉन्डी, वैगनर, मार्क्स इत्यादि थे, उन सभी ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों की बहुत कड़ी आलोचना की। साथ ही साथ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा धन को केंद्र में रख करके दिए गए विचारों को के समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को, दुष्प्रभाव को देखते हुए समाज का दृष्टिकोण इस नए विकसित होते शास्त्र जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है
के प्रति बहुत सकारात्मक नहीं रह गया था। ठीक है, और मार्शल ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र के परिभाषा की इन कमियों को दूर कर उसे बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के उपयोगी प्रयास बना करके उसको बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप उपयोगी बनाने का प्रयास किया मार्शल ने, और इसी कारण मार्शल को नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का संस्थापक कहा जाता है। कल्याण को, वेलफेयर को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हैं और इस आधार पर परिभाषित करके, कल्याण को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करके मार्शल साहब जो है वो धन को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का जो प्रयास प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था, उसके कारण उसमें जो कमियां थी, उसमें जो विकृतियां थी, समाज पर जो उसका नकारात्मक प्रभाव था, उन सबको व्यवस्थित करके उसमें सुधार करके उसको तत्कालीन बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप उपयोगी बनाने का प्रयास और श्लाघनीय प्रयास, महत्वपूर्ण प्रयास किया मार्शल साहब ने। ठीक, धन केंद्रित परिभाषा के प्रतिपादन के लगभग 110 1776 में पुस्तक प्रकाशित होती है, जिसमें एडम स्मिथ ने धन की परिभाषा दी थी, अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी धन को केंद्र में रख करके। उसके बाद से 1890 में प्रकाशित होती है मार्शल की पुस्तक, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो 1776 से लेकर के 1890 तक जो विचारधारा समाज में प्रचलित रही, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा ना, वो स्मिथ का ही रहा, और स्मिथ ने धन को ही सब कुछ माना था। ठीक है, और इस दौरान सामाजिक रूप में समाज में तमाम तरह की विकृतियां इस विचार के कारण आ गई थी। मानव का शोषण कर रहा था, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हो रहा था। मतलब क्या है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरा जो है पैसे को केंद्र में रख करके व्यवस्था का संचालन करने के कारण समाज में कई प्रकार की विकृतियां आ गई थी। सबसे बड़ी विकृति क्या थी, पैसा प्राप्त करने के, ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त करने, ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के कारण मानव से ही मनुष्य का शोषण करने लगा। क्लियर है। तो इस विचारधारा के, धन को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के प्रयास की शुरुआत जब 1776 में होती है एडम स्मिथ से, तब उसके बाद से 1890 में इसमें सुधार करने का प्रयास मार्शल करते हैं, और वो कहते हैं कि धन जो है वो सभी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र नहीं है, क्या है, कल्याण है। तो कल्याण को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास मार्शल के द्वारा किया गया है, और इस रूप में उनको प्रसिद्धि प्राप्त है। 1890 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मार्शल ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, अल्फ्रेड मार्शल जो अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं, उनको जो परिभाषा देते हैं, वो अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र मतलब राजनीतिक अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण व्यापार का अध्ययन है या साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स जो है वो मानव जाति के सामान्य व्यवसाय का, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सामान्य व्यवसाय मतलब जो गतिविधियां मानव के रूप में हम संचालित करते हैं वो हमारा सामान्य व्यवसाय है, उसमें तमाम जितनी गतिविधियां हैं वो हमारा व्यवसाय है, व्यापार है, दिन प्रतिदिन दैनिक गतिविधि जो होती है ना, उसी को ये कहते हैं सामान्य व्यवसाय। ठीक है, और अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए मार्शल क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण व्यापार या सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका निकट संबंध कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपभोग से है। क्लियर है, मतलब सामान्य व्यवसाय का अध्ययन करता है और सामान्य व्यवसाय के व्यक्ति और समाज के सामान्य व्यवसाय के उस हिस्से का अध्ययन करता है जिसका निकट संबंध क्या है, कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति। भौतिक साधनों की प्राप्ति किसके लिए, कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए। किसके लिए, कल्याण या वेलफेयर के लिए। मतलब कल्याण मतलब यहां पे क्या है, भौतिक कल्याण। ठीक है, ये आध्यात्मिक कल्याण और नैतिक कल्याण की बात नहीं करते, भौतिक कल्याण की बात करते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम अर्थशास्त्र की परिभाषा मार्शल ने जो दिया था उसकी बात करें तो मार्शल ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है, अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी है वो क्या है कि वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र या राजनीतिक अर्थशास्त्र मानव जाति के सामान्य व्यवसाय का या व्यापार का अध्ययन है, और यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका निकट संबंध कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपभोग से है। ठीक, तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ।
It examines that part of individual or social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. Clear? तो मार्शल ने अर्थशास्त्र को इस रूप में परिभाषित किया है और इसीलिए हम मार्शल की परिभाषा को कल्याण केंद्रित परिभाषा कहते हैं। ये अपनी परिभाषा में ये बात नहीं कहते हैं कि धन ही सब कुछ है, उसी के लिए बस पीछे उसके भागते जाओ। ये कहते हैं कि धन प्राप्त करते हैं किसके लिए? भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए। मनुष्य अपने जीवन में जितनी प्रकार की गतिविधियां करता है, जिसको हम यहाँ पे सामान्य व्यवसाय कह रहे हैं, उस सामान्य व्यवसाय के उस हिस्से का अध्ययन करते हैं जो कि भौतिक साधनों की प्राप्ति की से निकटता से जुड़ा हुआ है। और भौतिक साधनों की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? भौतिक कल्याण प्राप्त करना या उसमें वृद्धि करना। क्लियर? और इसी आधार पर, इसी दृष्टिकोण को आधार बना करके हम कहते हैं कि मार्शल की परिभाषा अर्थशास्त्र की जो है वो कल्याण केंद्रित परिभाषा है। ठीक है, तो मार्शल के परिभाषा के मार्शल ने जो परिभाषा दिया है ना बच्चों, उसमें जो मुख्य बिंदु हैं, उसके जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं वो क्या हैं? अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यापार या व्यवसाय की व्याख्या करता है। और अगली विशिष्टता अगर हम मार्शल की इस परिभाषा को देखें ना, तो मनुष्य के आर्थिक पक्ष से संबंधित है। सामान्य व्यवसाय में ना देखिए, मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है? जो व्यक्तित्व है वो उसमें कई पक्ष शामिल हैं। उसमें परिवार भी है, रिश्तेदार भी है, सामाजिकता भी है, राजनीति भी है, धर्म भी है, नैतिकता भी है और आर्थिक पहलू भी है। तो ये मनुष्य के सामान्य व्यवसाय जिसमें ये सभी गतिविधियां शामिल हैं, उस सामान्य व्यवसाय के एक पक्ष का अध्ययन करता है जिसको हम कहते हैं मनुष्य का आर्थिक पक्ष। ठीक है, और इस आर्थिक पक्ष में या आर्थिक पहलू में वो आर्थिक पहलू का इसलिए अध्ययन करता है जिससे कि भौतिक कल्याण के साधनों की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, या भौतिक साधनों की प्राप्ति से जो हमारी गतिविधियां जुड़ी होती हैं सिर्फ उसी का अध्ययन करता है। अर्थात अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या हो गया? भौतिक साधनों की प्राप्ति से संबंधित जो हमारी गतिविधियां हैं वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो गया, विषय वस्तु हो गई। क्लियर है? और वो जो भौतिक साधनों की प्राप्ति का प्रयास व्यक्ति करता है अपनी गतिविधि, आर्थिक गतिविधि के द्वारा, जो उसका आर्थिक पक्ष है व्यक्तित्व समग्र व्यवसाय का, ठीक है, समग्र पहलू का, और वो क्या करता है? वो कल्याण को बढ़ाने के लिए, कल्याण को प्राप्त करने के लिए करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक पहलू से ही संबंधित है, ठीक है, न कि मानव जीवन के सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक पहलू से। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, मार्शल के अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के सभी गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि इसका संबंध क्या है बेटा? मनुष्य के आर्थिक गतिविधियों से है। खेतों में काम करने वाला जो किसान है ना, या कारखाने में जो रोजगार प्राप्त किया हुआ श्रमिक है, जो कारखाने में जाकर के, फैक्ट्री में जाकर के कार्य करता है, तो श्रमिक या कारखाने का मालिक अगर भी हो, पूंजीपति जो कि उद्योगपति है, जो कारखाना स्थापित करता है, फैक्ट्री स्थापित करता है, उद्योग लगाया है, उसका मालिक है, ये सभी क्या करते हैं बेटा? ये सभी जो गतिविधियां करते हैं ना, चाहे वो क्या कोई खेत में काम करने वाला किसान हो, या श्रमिक हो, फैक्ट्री में काम करने वाला, या फैक्ट्री का मालिक ही क्यों ना हो, सब पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। और उस पैसे या धन से वे अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं को क्रय करते हैं, खरीदते हैं, और खरीद करके उनका उपभोग करके संतुष्टि अर्थात भौतिक कल्याण को प्राप्त करते हैं। क्लियर है? इस संबंध में मार्शल कहते भी हैं कि मनुष्य भौतिक कल्याण प्राप्त करने के लिए धन कमाता है। उनका स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट पूछते हैं मनुष्य भौतिक कल्याण प्राप्त करने हेतु धन कमाता है, निम्न यह वक्तव्य किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया है? सही विकल्प का चयन करिए। तो आप क्या सही विकल्प लगाएंगे इसमें? याद रख लीजिएगा, मार्शल महोदय हैं ये। ठीक है, मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल है। ठीक, तो कहते भी हैं, अब इनका स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि मनुष्य भौतिक कल्याण प्राप्त करने के लिए धन कमाता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के केवल आर्थिक पहलू से संबंधित है, न कि उसके राजनीतिक या अन्य उसके व्यक्तित्व के हिस्से का अंग है या हिस्सा है। ठीक है, धार्मिक या नैतिक पहलू, राजनीतिक पहलू, इससे कोई संबंध इसका अर्थशास्त्र का नहीं है। मार्शल अपनी परिभाषा में स्पष्टता या कहते हैं या उल्लेख करते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य के समाज, मानव या मानव समाज के सामान्य व्यवसाय या गतिविधियों के उस हिस्से का अध्ययन करता है जिसका निकट संबंध कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपभोग से है। अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दिया है मार्शल में, उसमें उन्होंने इस चीज का स्पष्ट उल्लेख किया उस परिभाषा में। क्लियर? अर्थात अर्थशास्त्र उन तरीकों से संबंधित है जिसमें मनुष्य अपने भौतिक कल्याण की संतुष्टि के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर अपने ज्ञान और कौशल को लागू करता है। हम लोग राष्ट्रीय आय की परिभाषा पढ़ेंगे ना,
तो वहां पे इसी तरह से दिया है उन्होंने, ठीक है, कि बुद्धि और श्रम का, कौशल का उपयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाना और उससे जो आय प्राप्त होती है वही राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है। क्लियर, राष्ट्रीय आय का सृजन वहीं से होता है। क्लियर। तो मानव केंद्रित अपनी परिभाषा के द्वारा मार्शल ने एडम स्मिथ की धन केंद्रित परिभाषा के विपरीत अर्थशास्त्र को मानव केंद्रित बनाया। ठीक, मनुष्य के कल्याण के कारण व्यक्ति जो है आर्थिक गतिविधियां संचालित करता है। यहाँ पे धन को केंद्र में नहीं रखा गया है, किसको केंद्र में रखा गया है? मनुष्य के या मानव के कल्याण को केंद्र में रखा गया है। ठीक है, उसकी आर्थिक गतिविधियों के पृष्ठभूमि में। ठीक, आर्थिक गतिविधियां क्यों संचालित करता है? मनुष्य अपने कल्याण को प्राप्त करने और उसमें अभिवृद्धि या वृद्धि करने के लिए आर्थिक गतिविधियों का संचालन करता है। क्लियर है। तो मार्शल की परिभाषा इसीलिए कल्याण केंद्रित परिभाषा कही जाती है, बल्कि कहिए भौतिक कल्याण से संबंधित परिभाषा कही जाती है। ठीक है, कल्याण दो प्रकार का होता है बेटा, एक आध्यात्मिक कल्याण हो गया जो धर्म, नैतिकता इत्यादि से आता है, उसकी बात नहीं करते हैं। जो इस लोक में, इस जगत में, इस व्यवहार में हमको बेहतर बनाता है, हमारे सुखों में वृद्धि करता है, हमारे संतुष्टि को बढ़ाता है, हमारे जीवन स्तर को बेहतर करता है, वो हमारे कल्याण को निर्धारित करता है और इसी से संबंधित कल्याण का आशय उनका है। किसका? मार्शल का। तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र को मानव व्यवहार और भौतिक आवश्यकताओं और उसकी बेहतरी मतलब वेलबींग से संबंध का अध्ययन करना चाहिए, ये कहते हैं कौन? मार्शल साहब। ठीक है, मार्शल ने अपनी परिभाषा में धन के साथ मानव कल्याण को मुख्य स्थान दिया। एक बात और कहिए, देखिए अब इनकी परिभाषा में धन का भी अध्ययन किया गया है, ठीक है, और मानव कल्याण का भी अध्ययन किया गया है। इसके पहले जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की परिभाषा उन्होंने किया था वो केवल और केवल धन को केंद्र में रखकर के अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं। ये धन का अध्ययन करते हैं, मानव कल्याण का अध्ययन करते हैं। धन साधन है, मानव कल्याण साध्य है। अंतर्दृष्टि में इन दोनों लोगों के या इन दोनों वर्गों की अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में यही है। ठीक है, इस संबंध में मार्शल का स्पष्ट कथन है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री मनुष्य है, धन साधन है और साध्य क्या है? मानव कल्याण है। मार्शल ने मानव को प्राथमिक मतलब साध्य माना और धन को द्वितीय अर्थात साधन मान करके उसको महत्व दिया। अर्थात धन ही सर्वस्व नहीं है, बल्कि धन की आवश्यकता मानव कल्याण की बेहतरी के लिए है। इसलिए धन मानव कल्याण में वृद्धि के लक्ष्य की पूर्ति का साधन मात्र है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मार्शल के अर्थशास्त्र की परिभाषा में कल्याण, वेलफेयर अर्थात मानव को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। क्लियर है। मानव का भौतिक कल्याण जब बात करते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि मानव कल्याण की बात करते हैं अपनी परिभाषा में, ठीक है, कल्याण को केंद्र में रख करके, मानव कल्याण को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं। तो कल्याण की जब बात करते हैं ना, तो अपने दिमाग में स्पष्ट रहिएगा कि वो भौतिक कल्याण की बात करते हैं। ठीक है, मतलब भौतिक वस्तुओं के उपभोग और उनके उपयोग के द्वारा अपने सुखों में वृद्धि किया जाना, वही मानव का भौतिक कल्याण कहा जाएगा। क्लियर है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र की जो परिभाषा कल्याण को केंद्र में रख करके मार्शल साहब के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ठीक है, या अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषाएं जितनी की गई हैं, उस वर्ग की परिभाषा के संबंध में निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि मानव कल्याण साध्य है और धन क्या है? साधन है। इस प्रकार एडम स्मिथ के प्रभाव में एकमात्र धन का अध्ययन करने वाले शास्त्र अर्थशास्त्र को मार्शल ने मानव जाति के अध्ययन की ओर पुनः उन्मुख किया अपने इस प्रयास से। क्लियर। मार्शल ने अर्थशास्त्र को जिस रूप में परिभाषित किया उससे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विस्तार हुआ। जाहिर सी बात है विस्तार हुआ। पहले क्या था? केवल धन को केंद्र में रख करके धन के लिए ही विश्लेषण किया जाता था अर्थशास्त्र क्या। अब धन के साथ साथ मानव को भी केंद्र में रखा गया। क्लियर है। तो धन और मानव दोनों विश्लेषण में शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि धन केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा की तुलना में कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा का क्षेत्र क्या होगा? और विस्तृत होगा, व्यापक होगा। और अर्थशास्त्र मानव कल्याण और सामाजिक उन्नति के से बहुत नजदीक से जुड़ सका। क्लियर। मार्शल की परिभाषा की उपयोगिता या महत्व क्या है, अब इसकी चर्चा हम लोग बड़े संक्षेप में करेंगे। पहला क्या है, जितना मार्शल ने जो परिभाषा दी है ना, उसमें जो पहला उसका जो सबसे मुख्य निष्कर्ष के रूप में निकल करके आता है महत्व जो है वो क्या है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विस्तार होता है। मार्शल ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है ना, तो उसमें अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तार हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें न केवल उत्पादन और उपभोग को शामिल किया गया,
बल्कि इनका मानव कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी शामिल किया गया। स्मिथ अपनी परिभाषा में उत्पादन और आपूर्ति पक्ष पर मात्र अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ उत्पादन, प्रोडक्शन और सप्लाई पर ही वो फोकस्ड है, सेंट्रलाइज है, उसी की विवेचना, विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा, ठीक है। जबकि मार्शल जो है, जो कि न्यू क्लासिकल हैं, उत्पादन के साथ साथ मांग की भी चर्चा करते हैं, उपभोग की भी चर्चा करते हैं और उपभोक्ता की प्राथमिकता को उसके आर्थिक निर्णयों में प्रभावी भूमिका देने के कारण अर्थशास्त्र के क्षेत्र का विस्तार करते हैं। क्लियर? मार्शल की परिभाषा अर्थशास्त्र के सामाजिक दायित्व का निर्धारण करता है या इस बात पर बल देता है कि आर्थिक कार्य एवं नीतियां लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। आर्थिक कार्य और नीतियां जो है वो लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। कल्याण अर्थशास्त्र की आधारशिला इस परिभाषा के द्वारा रखी गई है। मतलब मार्शल ने अपनी परिभाषा में भौतिक कल्याण को महत्वपूर्ण स्थान दिया और इस रूप में कल्याण अर्थशास्त्र या वेलफेयर इकोनॉमिक्स की आधारशिला रखी मार्शल साहब ने। ठीक है, तो स्मिथ की परिभाषा से मार्शल की परिभाषा कई गुना बेहतर है, अपेक्षाकृत बेहतर है। क्लियर? स्मिथ और मार्शल की परिभाषाओं का तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो स्मिथ की परिभाषा में उत्पादन, वितरण और धन संचय पर ही एकमात्र ध्यान केंद्रित है। आर्थिक समृद्धि, धन सृजन और पूंजी निर्माण को प्राथमिकता प्राप्त है। क्लियर है? अब तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया उससे ये निष्कर्ष निकल करके आता है, धन को आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य स्वीकार किया गया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है उसमें। और निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि स्मिथ की परिभाषा संकीर्ण रूप से धन केंद्रित और धन सृजन के अतिरिक्त मानव कल्याण और व्यवहार को की पूर्णतः अनदेखी करती है। इसके विपरीत अगर हम लोग देखेंगे मार्शल साहब को, जो कि कल्याण को केंद्र में रखकर के अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं, तो मार्शल जो है वो उत्पादन और धन सृजन के साथ साथ उपभोग, मांग, उपभोक्ता की प्राथमिकता, उपयोगिता, सामाजिक एवं व्यक्तिगत कार्यों को जीवन की दैनिक आर्थिक गतिविधियों में शामिल करते हैं। स्मिथ के विपरीत मार्शल मानव कल्याण को साध्य मानते हैं और धन को क्या मानते हैं बेटा? साधन मानते हैं। अंततः निष्कर्ष के रूप में हम लोग इतना स्पष्ट कह सकते हैं, निश्चित तौर पे कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि स्मिथ के प्रभाव में मात्र धन का अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्र को मानव जाति के अध्ययन की ओर पुनः उन्मुख किया मार्शल के विचार ने, मार्शल के द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा ने। ठीक है, एडम स्मिथ और मार्शल के द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा उससे यह स्पष्ट है कि मार्शल का दृष्टिकोण वास्तविक विश्व की आर्थिक समस्याओं को समझने में अपेक्षाकृत ज्यादा प्रासंगिक है ना। क्लियर है? अंततः कहा जा सकता है कि मार्शल के मानव केंद्रित और कल्याण उन्मुख परिभाषा ने अर्थशास्त्र के विकास के स्वरूप को निर्धारित करने में बहुत प्रभावी भूमिका निभाई है। और मार्शल के ये जो विशेषताएं हैं वो निश्चित तौर से मार्शल की परिभाषा को, जो कि कल्याण को केंद्र में रख करके दी गई है, धन को केंद्र में रख करके दी गई स्मिथ और उनके अनुयायी द्वारा दी गई परिभाषा से निश्चित तौर पे बहुत बेहतर सिद्ध करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा कमियां भी निकाली जाए मार्शल साहब ने, तो आप लोग कहेंगे मार्शल के बारे में उनका गुणगान करने लगे ना। तो मार्शल ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी उसमें जो मुख्य कमियां थी ना बेटा, जो उसकी आलोचना कह सकते हैं हम लोग, वो कहते हैं कि मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की जो आलोचना है वो सबसे ज्यादा मुखर आलोचना उसकी लॉर्ड लियोनल रॉबिन्स के द्वारा की गई। तो लॉर्ड लियोनल रॉबिन्स ने जो अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास मार्शल द्वारा किया गया था उसमें जो मुख्य कमियां निकाली हैं या उनकी जो मुख्य आलोचना है, रॉबिन्स साहब ने मार्शल के अर्थशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत जो मुख्य कमियां निकाली है, जिसको हम आलोचना के रूप में कहेंगे, ठीक है, आलोचना की है, उसमें से सबसे पहली आलोचना क्या है कि अर्थशास्त्र के दायरे को सीमित करने वाला है। ठीक है, लियोनल कहते हैं कि अर्थशास्त्र को जिस रूप में परिभाषित किया है मार्शल ने, वो अर्थशास्त्र के दायरे को सीमित करता है। क्यों करता है? उसके पक्ष में तर्क देते हुए लियोनल रॉबिन्स ये कहते हैं कि मार्शल ने अपनी परिभाषा में जीवन के भौतिक कल्याण पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। ठीक है, रॉबिन्स कहते हैं कि मार्शल के अर्थशास्त्र की परिभाषा में भौतिक शब्द के प्रयोग के कारण अर्थशास्त्र का दायरा सीमित हो जाता है। क्यों सीमित हो जाता है? क्योंकि इसमें अभौतिक वस्तुओं किसको कहेंगे? सेवाओं को हम लोग अभौतिक वस्तुएं ही कहते हैं ना। और हम जानते हैं कि भारत की अगर राष्ट्रीय आय की बात की जाए तो अबव 50% जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है किससे किया जाता है? सेवाओं के द्वारा किया जाता है। मार्शल की परिभाषा में इसको शामिल नहीं किया गया है।
और सेवाओं को क्या कहेंगे? अभौतिक वस्तुएं कहेंगे। जबकि मार्शल अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं तो केवल भौतिक वस्तुओं की बात करते हैं, अभौतिक वस्तुओं की बात ही नहीं करते, अर्थात सेवाओं की बात ही नहीं करते। तो सेवाओं को अपनी परिभाषा में, अपनी विवेचना, परिभाषा की विवेचना के दायरे से बाहर करने के कारण मार्शल द्वारा अर्थशास्त्र का क्षेत्र निश्चित तौर पे सीमित हो जाता है। ठीक है, जो अभौतिक वस्तुओं में अर्थात सेवाओं में, जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, शिक्षक हो गए, रंगकर्मी हो गए, सलाहकार हो गए और अन्य सभी प्रकार की सेवा प्रदाताओं की जो सेवाएं होती हैं, वो अर्थशास्त्र के दायरे से बाहर कर दिया है मार्शल ने अपनी परिभाषा में, क्योंकि वो केवल भौतिक वस्तुओं की बात करते हैं। जबकि इन सेवाओं के द्वारा निश्चित ही मानव कल्याण में वृद्धि होती है। जब हम बीमार पड़ते हैं और दर्द से पीड़ित रहते हैं, दर्द से छटपटाते रहते हैं, तो हमको राहत कहाँ मिलती है? डॉक्टर ही दिलाता है। डॉक्टर क्या करता है? सेवा प्रोवाइड करता है, कोई किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। क्लियर है ना? तो सेवा क्या है? अभौतिक वस्तु है। अब इसका विचार ही नहीं किया है मार्शल ने अपनी परिभाषा में, केवल भौतिक वस्तुओं की बात करते हैं। क्लियर है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र को इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो सीमित कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं। ठीक है, और ये जो विश्लेषण हम लोगों ने अभी किया ना, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि सेवाओं को अपनी परिभाषा के दायरे से बाहर करने के कारण मार्शल के अर्थशास्त्र का विस्तार संकुचित या सीमित हो जाता है। तीसरी जो मुख्य कमी है मार्शल की परिभाषा में, वो क्या है कि मार्शल अपनी परिभाषा में कुछ अव्यवहारिक वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, जो कि व्यवहारिक नहीं है, उचित नहीं है व्यवहारिक दृष्टिकोण से। वो क्या है? अभौतिक तत्वों को अनदेखा किए जाने के कारण, जैसे केवल भौतिक वस्तुओं की बात करते हैं, भौतिक तत्वों की बात करते हैं और अभौतिक तत्वों भौतिक तत्वों की अनदेखी कर देते हैं। तो भौतिक तत्वों को अनदेखा किए जाने के कारण संप्रसन्नता, संस्कृति, मनोवैज्ञानिक कल्याण आदि की मार्शल की परिभाषा में कोई स्थान ही नहीं है। उनके विवेचन से वो बाहर हैं और इस आधार पर कहा जा सकता है कि मार्शल के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा में भौतिक और अभौतिक कल्याण का जो वर्गीकरण किया गया ना, वो बिल्कुल अव्यवहारिक है। क्लियर है? तीसरी जो मुख्य आलोचना या कमी है मार्शल के परिभाषा में, जो कि कल्याण केंद्रित परिभाषा है, उसकी तीसरी आलोचना करते हुए लियोनेल रॉबिन्स साहब कहते हैं कि कल्याण क्या है? एक व्यक्तिपरक अवधारणा है। ठीक है, पर्सनल फीलिंग है। कल्याण एक व्यक्तिक अवधारणा है और यह व्यक्ति, स्थान, उम्र, मानसिकता, मानसिक स्थिति, परंपरा, सामाजिक मूल्यों के आधार पर तय या निर्धारित होती है। इसको हम निरपेक्ष निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक शराबी है। ठीक है, उसके लिए शराबी कल्याणकारी है किंतु उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हो, निश्चित तौर पे उसकी पत्नी और शराबी की पत्नी और बच्चों के लिए शराब जो है विशुद्ध रूप से अकल्याणकारी होगी। इसलिए इस आधार पर कहा जा सकता है कि देश, काल और व्यक्ति सापेक्ष होने के कारण कल्याण संबंधी सामान्य कथन तो किया ही नहीं जा सकता। एक चीज किसी के लिए कल्याणकारी, दूसरे के लिए अकल्याणकारी है। ठीक है, अगली आलोचना के रूप में लॉर्ड रॉबिन्स जो है वो मार्शल की परिभाषा में जो अगली कमी निकालते हैं, वो क्या है कि कल्याण और अर्थशास्त्र का जो संबंध है ना, इसको आधार बना करके अपनी अगली आलोचना करते हैं मार्शल की परिभाषा की रॉबिन्स साहब। ठीक है, तो वो अगली आलोचना करते हुए कहते हैं कि मार्शल जो है कल्याण और अर्थशास्त्र के बीच संबंध स्थापित करने का जो प्रयास करते हैं वो अव्यवहारिक है। मार्शल जो अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण से स्थापित करने का प्रयास करते हैं, रॉबिन्स साहब कहते हैं कि ये प्रयास अव्यवहारिक है। रॉबिन्स क्या कहते हैं? रॉबिन्स जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि कई गतिविधियां ऐसी हैं, इसके पक्ष में रॉबिन्स जो तर्क देते हैं वो ये देते हैं कि कई गतिविधियां ऐसी हैं जो कल्याणपरक तो नहीं है, किंतु उन्हें आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे बम, गोला बारूद, फाइटर जेट सहित अन्य युद्ध के जितने हथियार हैं, जितनी नशीली वस्तुओं का उत्पादन है, ये सभी क्या है? कल्याणकारी तो नहीं कह जा सकते हैं। ठीक है, इस संबंध में रॉबिन्स का कथन है कि कल्याण की बात ही क्यों करें, ये मुखौटा क्यों ना उतार फेंकें, ऐसा कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कल्याण को आधार बना करके अर्थशास्त्र को विवेचित करने का जो प्रयास करते हैं मार्शल, उसकी भी आलोचना करते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि मार्शल की परिभाषा में मूल्य निर्णय शामिल हैं। मूल्य निर्णय मतलब अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है ना, दो दृष्टियों से उसका अध्ययन कहता है। एक कहता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब आदर्शमूलक अर्थशास्त्र, जिसमें कि क्या होना चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए ये मूल्य को शामिल करता है। ठीक है,
और आधुनिक अर्थशास्त्र में इस मूल्य आधारित विवेचन को उचित या सही नहीं माना जाता है। इसी आधार पर मार्शल की परिभाषा में कमी निकालते हुए रॉबिन साहब कहते हैं कि मार्शल की परिभाषा में मूल्य निर्णय शामिल है, ठीक है, वैल्यू जजमेंट शामिल है। और रॉबिन साहब कहते हैं कि मार्शल द्वारा दी गई जो परिभाषा है उसमें शामिल कल्याण शब्द में मूल्य का निर्धारण या वैल्यू जजमेंट स्वतः शामिल है, जो अर्थशास्त्र को तटस्थ नहीं रहने देता और उसे नैतिकता के दायरे में शामिल कर लेता है, ठीक है। जैसे कोई गतिविधि करते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो हम कहेंगे इस प्रकार की गतिविधि नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने आपका गोला बारूद बम इत्यादि की जो उत्पादन है वो अगर हम वैल्यूएबल जजमेंट करें, मूल्य को आधार बना करके उसका आर्थिक गतिविधियों के बारे में चिंतन करें तो कहेंगे नहीं भाई ये तो जो है उचित नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये आदर्श मूलक अर्थशास्त्र के दायरे में ये इस प्रकार का विचार शामिल हो जाएगा, जिसको हम मूल्य निर्णय कहते हैं, ठीक है। तो मूल्य निर्णय को शामिल न करने का सुझाव देते हैं रॉबिन साहब और कहते हैं कि मार्शल के जो परिभाषा है, मार्शल की जो कल्याण आधारित परिभाषा है उसमें मूल्य निर्णय शामिल है। इस संबंध में मार्शल की परिभाषा की आलोचना करते हुए रॉबिन साहब कहते हैं कि नैतिक निर्णय देना और यह कहना कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है यह अर्थशास्त्र का कार्य नहीं है, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र में प्रायः मूल्य स्वतंत्र निर्णय करने पर, आधुनिक अर्थशास्त्र का जो विश्लेषण या विवेचन है ना वो मूल्य स्वतंत्र निर्णय करने पर आधारित है, उसमें नैतिकता को, मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। जबकि मार्शल जीवन की बेहतरी और कल्याण के संबंध में नॉर्मेटिव जजमेंट अर्थात आदर्श मूलक निर्णय को शामिल कर लेते हैं। ये अर्थशास्त्र की जो परिभाषा मार्शल द्वारा दी गई थी उसकी आलोचना है बच्चों, क्लियर। तो इसी नोट पे हम लोग आज की अपनी इस क्लास को करते हैं समाप्त। देखिए जितना जो हमने आपको इन दोनों परिभाषाओं में इसका विश्लेषण जिस प्रकार से किया, आप अपनी किताबों को उठा करके देखिएगा, 1 2 नहीं 3 4 5 किताबों को रख लीजिएगा, आपको इतना विस्तृत विवेचन विश्लेषण आपको उसमें कहीं नहीं मिलेगा। चारों किताबों को सम्मिलित रूप से देख लीजिएगा तब भी, ठीक है। तो इसके सभी पक्षों का बड़े व्यापक तौर पे हम लोगों ने अध्ययन किया और अगली क्लास में हम लोग बेटा अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा, अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा और अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाओं को समेटेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे। जितने पक्ष हो सकते हैं जहां से प्रश्न बनने की तनिक भी गुंजाइश होगी उन सभी पक्षों को प्रश्न के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करके और आपको इतना प्रैक्टिस करा देने की कोशिश मैं करूंगा कि कहीं से भी अर्थशास्त्र की परिभाषा से टॉपिक खत्म होगा, उसके प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा से कोई भी प्रश्न आ जाएगा ना, आप उसमें एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि उसके सभी पक्षों से आप अवगत रहेंगे इस क्लास को देखने सुनने समझने के बाद। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित रखिए, लक्ष्य को विस्मृत न करिए, मंजिल को विस्मृत न करिए, चलते रहिए। थैंक यू वेरी मच।